आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन, हर बार की तरह एक नए मौजू के साथ आए हैं और नए मेहमानों के साथ आए हैं। आज हमने हमारे प्रोग्राम में जो मौजू चुना है वो है MACT मैक्ट, यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, और हम जानेंगे कि क्या वक्तन फवक्तन इस एक्ट में तरमीमें की गई लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और क्या है ये एक्ट और कैसे इस एक्ट को वजूद में लाया गया, क्या ज़रूरत पड़ी इस एक्ट को वजूद में लाने की। नाजरीन, इस मौजू पे आज हमने अपने स्टूडियो में बात करने के लिए जिन मेहमानों को दावत दी है, आज के हमारे मेहमान जो हैं वो दो हैं। एक हैं हमारे जज साहब जहांगीर अहमद बख्शी साहब, जो कि सेक्रेटरी डलसा बड़गाम में एज सब जज तैनात हैं, और हमारे एडवोकेट साहब हैं पैनल लॉयर उमेश काउस, जो कि पैनल लॉयर हैं J&K हाई कोर्ट में। हम अपने दोनों मेहमानों का खैर मकदम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बोला कि हम बात करेंगे MACT मैक्ट की, इससे पहले भी हमने इस मौजू पे काफ़ी सारी गुफ्तगू की है। जैसा हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट को क्या ज़रूरत पड़ी बनाने की और कैसे ये एक्ट जो है ये वजूद में आया। जैसे मैं ये अर्ज़ करूँ यहाँ इब्तिदा में ही कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये बिल्कुल बाज़ाब्ता बज़ात खुद एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट को देखता है। यानी कि जो गाड़ियाँ रोड्स पे चलती हैं ये बनेगी कैसे, कौन बनाएगा, कौन रजिस्ट्रेशन करेगा, अगर इस गाड़ी की वजह से कोई हादसा पेश आता तो क्या लवाज़िमात पूरे करने हैं। यानी कि मुकम्मल ज़ाब्ता है ये मोटर व्हीकल एक्ट जी। इस गाड़ी को लेने कौन सकता है, बना कौन सकता है, खरीद कौन सकता है, ये सारे लवाज़िमात मोटर व्हीकल एक्ट ने खुद बताए हैं। यानी एक बाज़ाब्ता एक कानून है कि कोई भी गाड़ी ऐसे सड़क पे या रोड पे नहीं लाई जा सकती बाज़ाब्ता जब तक ये पूरे लवाज़िमात जो है एक गाड़ी के मोटर व्हीकल एक्ट के जो लवाज़िमात है पूरे करने हैं जी। अब ये जो मोटर व्हीकल एक्ट बहुत जैसे मैंने एक अर्ज़ किया कि ये मुकम्मल ज़ाब्ता है जी। रोड ट्रांसपोर्ट को डील करने के लिए एक लेजिस्लेशन है जी, मोटर व्हीकल्स एक्ट। अब ये मैंने अर्ज़ किया कि इसमें वक्तन फवक्तन, मतलब आपको पता होगा जब इंसान ने पहले सफ़र शुरू किया तो पैदल करते थे जी। लेकिन तरक्की के साथ साथ अब हम इस मोड भी चेंज होता गया और इस मोड पे हम क्या अब रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं जी। आप देखिए कि सड़कों की नीयत पहले क्या थी, अब क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट कैसे था, अब कितना हो गया है। तो इसको मुनज़्ज़म और मुस्तहकम तरीके पे चलाने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ी। तो उस ज़रूरत को मुकम्मल करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट का बाज़ाब्ता वजूद आया, पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया। तो इसमें वक्तन फ़वक्तन इसकी बेहतरी के लिए, इसको मुस्तकम करने के लिए और इसकी जो तजुर्बा हमें हासिल हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको बेहतर बनाने के लिए वक्तन फ़वक्तन इसमें तरामीम भी बामल लाई गई है जी। वकील साहब, जैसा आपने बताया कि क्या ज़रूरत पड़ी इस एक्ट को बनाने की और कैसे वजूद में आया, हम जानेंगे जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की MACT यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये ट्राइब्यूनल और कैसे, मतलब ये भी अदालत ही है कि ये अलग कोई ये भी एक अदालत ही है जहाँ पर जो विक्टिम जो होते हैं, जो एक्सीडेंट जिनके हुए होते हैं, तो वो वहाँ जाके वो ट्रिब्यूनल जाके अपनी वो क्लेम पिटिशन दायर कर सकते हैं ताकि उनको भरपूर मुआवजा मिले जिस हिसाब से खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ हो। हाँ, इंजरी हो तो वैसे ही कंपनसेट किया जाएगा। इन केस डेथ अगर हुई हो तो वैसे ही बाज़ाब्ता उनको कंपनसेट किया जाता है। यानी उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं जो उनके लीगल हायर्स हैं उनको कंपनसेट किया जाता है।
جی کیسے کیا پروسیجر ہے وہاں اپلائی کرنے کا؟ آپ ایک اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں جس کو ہم کلیم پیٹیشن بولتے ہیں جی تو وہ لے کے ہم وہاں، اور جو ایکسیڈنٹ کے جو واقعات ہیں جو ایف آئی آر ہوا ہوگا، جو باقی جو آپ کی انشورنس پالیسیز ہیں جو گاڑی کی ہوتی ہیں، وہ لے کے آپ وہاں جا کے وہ کلیم پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اور ادر سائڈ کو اس میں نوٹس ہاں جاتی ہے. جو ادر سائڈ ہے، جو انشورنس کمپنی ہے اور جو ڈرائیور ہے یا اونر ہے، ان کو وہ نوٹس چلی جاتی ہے. جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک گاڑی کو سڑک پہ لانے کے لیے کافی سارے لوازمات کا رکھا جاتا ہے، مد نظر رکھے جاتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی روشنی ان لوازمات پہ ڈالیں کہ کیا کیا امپورٹنٹ ہے. جب ایک گاڑی سڑک پہ لائی جاتی ہے تو ایک شخص نے کیا کچھ چیزیں جو ہیں جو پہلے فلفل کرنی ہے اور تب وہ اپنی گاڑی سڑک پہ لا سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہماری گاڑیوں کا جو سسٹم ہے، یہ مطلب ایک تو کوئی بندہ ہے وہ اپنے استعمال کے لیے لائے گا. ایک گاڑی ہے جس کو ہم کمرشل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اگر کوئی پیسنجر مطلب کیریج کر رہا ہے کمرشل پرپز کے، کرایہ لے گا. دوسری گاڑی یہ ہے جو کیریج کرے گا، یعنی لوڈ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے گا. یہ گاڑیاں ہیں جو ہماری ہے ایک تو پرسنل مطلب پرائیویٹ ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے ان کو، تو ان کے کاغذوں کے لوازمات بھی تھوڑے مختلف الگ الگ ہے. ہاں جیسے گاڑی کون خریدے گا، یہ خود ہی بتایا ہے کہ ایک مائنر کے نام پہ ہم اگر گاڑی خریدیں گے لیکن وہ نہیں چلا سکتا اس کو. جی ٹھیک ہے. جی تو جب آپ خریدیں گے اس کی باضابطہ ایک رجسٹرنگ اتھارٹی ہوتی ہے، جیسے ہمارے آر ٹی او، ہر ضلع میں ہمارے اے آر ٹی اوز ہوتے ہیں جو اس گاڑی کو جب ہم خریدتے ہیں تو وہاں اس کے نام کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے کہ یہ گاڑی کس کے نام کی ہے. ٹھیک ہے. مائنر کے نام پہ ہم نہیں خرید سکتے، نہ ہی وہ چلا سکتا ہے. ایک میجر ہونا بہت ضروری ہے. جی اچھا جب وہ اس کے نام پہ رجسٹر ہو جائے گی، رجسٹر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو انشورنس لینا ہے گاڑی کا. جیسا یہاں پہ ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے کہ جب ہم گاڑیاں لیا کرتے تھے پہلے، ایسے کئی سارے کیسز ہیں جو ہمارے کورٹ میں پڑھنے ہیں جہاں پہ گاڑیاں مائنرز کے نام پہ ہیں، تو یہاں پہ بات آ جاتی ہے امینڈمنٹس کی. یہاں پہ بات آتی ہے ترمیم کی کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں ہم اس پہ جائیں گے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ گاڑیاں مائنرز کے نام پہ ہوتی تھی اور مائنر پارٹی بنتا تھا کلیمز میں. تو کیا ترمیم کے بعد اس پہ تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو ایک یہ انفارمیشن ملے کہ مائنرز کے نام پہ گاڑی لینا صحیح نہیں ہے. دیکھیے مائنر جو 18 سال سے جس کی عمر کم ہے، لا اس کو ٹریٹ کرتا ہے ڈفرینٹلی. جی یعنی کہ جتنے بھی ہم میجرز لیں گے وہ مائنر کی بہبودی کے لیے لا ان کو پریزیوم کرتا ہے کہ یہ نافہم ہے، کہ یہ اپنی سیفٹی کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ نہیں لے پائے گا. تو قانون جتنے بھی بنے ہیں اس میں جو مائنر کی سیفٹی کو نظر میں دیکھا گیا ہے، یعنی 18 سال کی عمر تک جو بھی یہ چیزیں کرے گا ہمیں اس کی سیفٹی دیکھنی ہے. اب موٹر ایک گاڑی لینی ہے، جب ہم گاڑی لیتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ. ہمارا ایک ایگریمنٹ رہتا ہے، ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ یہ میں گاڑی خریدوں گا، اس معاوضے پہ خریدوں گا. چونکہ ہم مطلب یہ جیسا آپ کو کانٹریکٹ ایکٹ میں ہی پتا ہے کہ یہ جو مائنر ہے مائنر کا کانٹریکٹ نہیں کر سکتا، تو اس لحاظ سے مائنر کو یہ گاڑی خریدنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ جو گاڑی ہے، گاڑی ایک میجر آدمی ہی خرید سکتا ہے اور میجر ساؤنڈ مائنڈ ہی چلا سکتا ہے. یعنی مائنر کو صرف گاڑی خرید بھی نہیں سکتا، گاڑی اس کو ہم ایک لائسنس بھی ایشو نہیں کر سکتے گاڑی چلانے کے لیے. وجوہات جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ جو نابالغ ہیں ان کے فائدے کے لیے بنا ہے. جب وہ اس ایج کو کراس کریں گے اس کے بعد یہ گاڑی خرید بھی سکتے ہیں، اور چلانے کے لیے بھی ان کو پہلے مطلب وہ لائسنس چاہیے، جس کے لیے ان کا میجر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. میجر ہونا بہت ضروری ہے. یہ دو لوازمات کے ساتھ ساتھ جب گاڑی کا انشورنس ہوگا، اگر پرائیویٹ وہیکل ہے، اور پولیوشن سرٹیفکیٹ یعنی گاڑی کے جو سٹینڈارڈز ہیں وہ بھی چیک کیے جائیں گے. اس کا مطلب ہر 6 ماہ کے بعد گاڑی کا چیک کرانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ زیادہ پولیوشن تو نہیں کر رہا ہے. اس کے سٹینڈارڈز ہیں جو مشینز اس کو چیک کرتی ہیں، وہ 6 ماہ کے بعد کیے جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر گاڑی پرائیویٹ مطلب یعنی کمرشل گاڑی ہے، کمرشل گاڑی کے لیے پرمٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. یعنی گاڑی کس روڈ پہ چلے گی، کہاں سے کن روڈز پہ یہ چل سکتی ہیں، وہ پرمٹ بھی رجسٹرنگ اتھارٹیز ہی پرووائڈ کرتے ہیں. جی وکیل صاحب، جیسے کہ جے صاحب نے بتایا کہ کیسے کیا امپورٹنٹ ہے، کیا فارمیلٹیز ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز
मिसिंग है, यानी अगर लाइसेंस प्रॉपर नहीं है या इंश्योरेंस गाड़ी का नहीं है, तो क्या फेस करते हैं हमारे जो लिटिगेंट्स हैं, जब वो केस करते हैं तो वो कोर्ट्स में किन दुश्वारियों को फेस करते हैं? पहले तो जैसा आपने कहा कि इंश्योरेंस लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जी इम्पोर्टेंट पार्ट। जी तो जैसे अब ऐसे इंश्योरेंस किसी गाड़ी का है नहीं, जी तो उसमें जो कानून है, जो ओनर है जी, उस व्हीकल का, अगर उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया या कुछ कर दिया, या उसके ऐसा, ड्राइवर ने हाँ, एक्सीडेंट कर दिया, ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया, तो उसमें जो है उस ओनर को वो लायबल लायबल हो है जाता है फॉर द कंपनसेशन कॉम्पनसेशन इफ ही हैज नॉट इंश्योर्ड हिज व्हीकल। व्हीकल प्रॉपरली। जी, और अगर ऐसे ही लाइसेंस नहीं उसके ड्राइवर तो के पास ही इज प्रॉपरली नॉट कैपेबल ऑफ ड्राइविंग एट ऑल, जी तो वो तो सीधे ही जुर्म है। जब आपके पास लाइसेंस ही है तो आप अनेबल हैं कि आप कोई व्हीकल ड्राइव करें। जी, यानी हाँ, अगर इंश्योरेंस होता भी और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इंश्योरेंस हाँ, आपके रेस्क्यू के लिए नहीं रेस्क्यू आता। के लिए नहीं आएगा। जैसा अब हम बात करते हैं लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की, कुछ तरमीमें जो हमारे MACT मैक्ट में एक्ट में हुई हैं, और वो तरमीमें जो हैं वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ही हैं और ज़रूरत के हिसाब से हुई हैं। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ी रोशनी डालें, शुरुआत आपसे करेंगे कि आप थोड़ी रोशनी डालें, क्या तरमीमें हैं? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुकम्मल ज़ाब्ता है ये, जी यानी कि अब इस गाड़ी को कैसे, सारे लवाज़िमात इसने बताए हैं, पूरा मुकम्मल कोड इसको हम कहते हैं। अब इसमें एक पार्ट इसका ये है कि अगर हमारी सारी तदाबीर ये हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो, जी मतलब ट्रैफिक पुलिस है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, हमारी रोड सेफ्टी के मेजर्स है, यानी जितने भी रोड्स बनते हैं उनकी एक पूरा इंजीनियरिंग हिसाब के सब बनते हैं। लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि ऐसे हादसात पेश आते हैं, लेकिन इन सारी तदाबीर के बावजूद भी क्या होता है कि गाड़ी हादसात से हो जाते हैं। सरदर्द हो जाता है। ये ड्राइवर की गलती से भी हो सकता है, ये गाड़ी की मतलब कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट उससे भी हो सकता है, सड़क में भी कोई परेशानी हो के उससे भी हो सकता है। तो ये हादसा हो गया, जी अब एक परेशानी का माहौल बन गया, जी इसमें डेथ भी हो सकती है, इसमें इंजरी भी हो सकती है, और साथ साथ प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है। जी तो इस चीज़ को ह्यूमनाइज कैसे किया जाए, यानी इसमें बेहतरी, इसमें सहूलियत कैसे पैदा की जाए, यानी कैसे मदावा पैदा किया जाए। तो उस चीज़ को देखने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट ने कहा कि जो भी डिस्प्यूट्स, लिटिगेशंस इससे पैदा होंगे, इस एक्सीडेंट से, गाड़ी के इस्तेमाल से जो हादसा, जो लिटिगेशन पैदा होगी, उसको डील करने के लिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए उन्होंने मोटर, ये जो है एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन किया, यानी एहतमाम किया इसी एक्ट ने। जी इसमें क्या किया, रवायतन जैसे आपको पता है हमारा जो निज़ाम अदल है, जी उसमें यह है कि प्रोसीजर थोड़ा डिटेल्ड है, मुकम्मल ज़ाबिता बताया है, लेकिन चूंकि ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है, इसमें ये मतलब परेशानी में, मतलब ये है किसी की डेथ हुई है, किसी का इंजर हुआ है, उसको बेहतर मदावा देने के लिए, इफेक्टिव मदावा देने के लिए, कम वक्त में देने के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल कायम किया गया है, जिसमें सिर्फ एक्सीडेंट से रिलेटेड ही सिर्फ केसेस बुलाए एक्सीडेंट जाते हैं। रिलेटेड ही डिस्प्यूट्स वो देखेगा, क्लेम जी। पिटिशंस के डिस्प्यूट्स वो देखेगा, और मुआवजा देने के लिए इसका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई किया गया है, यानी कि बेसिक रूल ऑफ लॉ फॉलो करने के बाद ट्रिब्यूनल के जो उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उसको सवाबदीद में रखा गया है, डिस्क्रिशन रखी गई है कि वो उस प्रोसीजर को अपने हिसाब से चला सकता है। हाँ। यानी ये सहूलियत रखी गई है, ये मकसद है कि इन मतलब ये जो लिटिगेंट्स हैं उनको इसमें हाँ, काफी ज्यादा रिलीफ मिले, हाँ, रिलीफ मिले और कम वक्त में मिले। जी तो ये बेसिक जो हमारी लेजिस्लेशन है 1988 में आई है, और तजुर्बे से हमने देखा कि ये जो है जितना इस एक्ट ने चाहा था रिलीफ लोगों को मिले, मिला नहीं जी, यानी तरमीम मतलब ये है कि ताखीर हो गई जी, एक क्लेम पिटिशन दायर हुई, इंश्योरेंस कंपनी फिर देखती है, हाँ, मतलब टेक्निकल चीजों में टाइम वेस्ट हो गया। इसको सबसे पहले इसको नोटिस किया दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो जजमेंट है उन्होंने ये किया कि इसको बेहतर कैसे किया जाए। उन्होंने जगदीश त्यागी वाली जजमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जी कि इसको हम कोई एग्रीड प्रोसीजर बनाएं जिससे हम इसको बेहतर करें। उस एग्रीड प्रोसीजर पे उन्होंने एक क्लेम्स ट्रिब्यूनल का एग्रीड प्रोसीजर बनाया। उस प्रोसीजर में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैंने रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, इंश्योरेंस है, ड्राइवर है, ऑनर है, ये सारी चीज़ों को साथ में ला के इनको एक एग्रीड प्रोसीजर बताया गया कि करना क्या है। उसमें लूप होल्स रहे। फिर 2010 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नुकात की निशानदेही की, जिसमें यह था कि
ہٹ اینڈ رن کیسز والا ہے, ڈیلے ان ہے. اچھا, ایک نقطہ جو آنریبل سپریم کورٹ نے اٹھایا وہ یہ بھی تھا کہ ہمارے جو ملک ہے کافی وسیع ہے, اور یہ جو آبادی ہماری ہے ویریڈ ہے, کافی ڈائیورس ہے, اور کافی مطلب یہ ہے کہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے, ان تک وہ معاوضہ نہیں پہنچ پاتا. یعنی کہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے آنریبل سپریم کورٹ نے 2010 میں کچھ ڈائریکشنز پاس کی. یہ جو ڈائریکشنز آئی یہ 2009 میں اسٹارٹ پہلے دہلی ہائی کورٹ نے کی, پھر سپریم کورٹ نے 2010 میں کی, پھر دہلی ہائی کورٹ نے 2014 میں پھر سے ان کو ریوائیو کیا, یعنی ماڈیفائڈ ایگریڈ پروسیجر انہوں نے بتایا. یعنی جیسے جیسے کیسز سامنے آئے اور جیسے جیسے لگا کہ بہتری لانے کی ضرورت ہے, ترمیمیں وقتاً فوقتاً کی گئی. تو ان ساری ترمیم کو یہ جو ہمارا گروپ آف منسٹرز جو اسٹیٹس کا ہے انہوں نے 2019 میں ان سجیشنز کو ساری کو کمپائل کر کے باضابطہ ایک امینڈمنٹ بل لائے 2019 میں. ان ساری ایگریڈ پروسیجر جو بھی اس میں فارمیلٹیز ہے وہ میں بھی اگر آپ کہیں گے تو میں بیان کر دوں گا. ان میں یہ بتایا گا کہ اس کو 120 دن میں یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. 90 سے 120 دن میں جب یہ حادثہ ہوا, ٹائم فریم دیا گیا, ٹائم فریمز مکمل کیے, یعنی انویسٹیگیشن کے لیے مکمل ایک ٹائم فریم دیا گیا. انشورنس کمپنیز جو ہے ان کا روایتاً یہ مطلب ایٹیچیوڈ دیکھا گیا, یا مطلب ان کا رہا ہے کورٹس میں, ٹریبونلز میں, وہ آتے ہیں روایتاً اپنی پیش کر دیں, ساری آبجیکشنز جو بھی وضاحت ان کے ہوتے ہیں ساری پیش کر دیتے ہیں, ڈسپائٹ کاغذات ہونے کے باوجود, یعنی کہ سارے کاغذات یہ گاڑی کے ہیں, پھر بھی انشورنس کنٹیسٹ کرتی ہے, انشورنس کمپنیز یہ چیزیں کنٹیسٹ کرتی ہیں اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے, ٹائم کل کرنے کے لیے. ہاں بالکل, ٹائم کو کل کرنے کے لیے, اس ڈیلے کو اوائڈ کرنے کے لیے باضابطہ امینڈمنٹ لائی گئی جس میں اس چیز کا مد نظر رکھا گیا کہ ٹائم کو کم کیا جائے. جی تو وکیل صاحب جیسے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ کیسے ایک باضابطہ ٹائم فریم دیا گیا, ہم بات کرتے ہیں اس میں کہ جو ہمارے پولیس کے حضرات رہتے ہیں, جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہیں پہ, پہلے ہی ایک شخص اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا ہے جس کا کوئی اپنا اگر خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ڈیتھ ہو جائے, تو وہ اس ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر جا کر لانچ کرے, کیونکہ اس کو اس ٹائم کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ترمیمیں لائی گئی اس ایکٹ کے تحت, ایک پولیس آفیسر کی کیا ڈیوٹی ہے, اور اس ٹائم اگر کہیں پہ بھی یہ حادثہ کوئی پیش آتا ہے تو کیا امپورٹنس, کیونکہ ایف آئی آر کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے اس کیس میں, ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ایف آئی آر کا کیسے ڈپارٹمنٹ نے, یعنی جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کیسے کاگنیزنس لینی اور ایف آئی آر انہوں نے رجسٹر کرنا ہے. جیسے ہی یہ ایکسیڈنٹ پیش ہوا تو اس میں جو جیسا آپ نے بولا جو ججمنٹ آئی ہے اس میں پولیس حضرات کو ڈائریکشن دی گئی کہ آپ پہلے ہی ود ان 24 آورز ایک رپورٹ پیش کریں گے جس کو ہم بولیں گے انٹرم ایکسیڈنٹ رپورٹ. جی پھر ان کو دوسرا رپورٹ جو پیش کرنا ہے وہ ان کو پیش کرنا ہے 10 دن کے اندر, اور جو فائنل رپورٹ ہے تیسرا رپورٹ ان کو وہ پیش کرنا ہے ود ان 90 days. جی تو جو یہ 3 رپورٹ ہیں ان پہ بھی کلیم ٹریبونل جو ہے ان کو یہ کلیم ٹریبونل میں پیش کرنا ہے, ہاں جو یہ ترمیمیں آئی ہیں اس کے ترمیم کے حساب سے, ہاں ان کو یہ پیش کرنی ہے کورٹ میں. جی ہاں جس پہ کورٹ کاگنیزنس لے گا. ہاں تو اس پہ بھی وہ کورٹ دیکھ سکتا ہے. جب پولیس کو بہت ریسپانسبلٹیز دی گئی ہیں, جو یہ ترمیمیں آئی اس میں پولیس کو بڑا اکاؤنٹیبل بنایا گیا جی, تاکہ جو یہ وکٹم ہے وہ کہیں وکٹمائز نہ ہو جائے اور وکٹم کو ایک راحت پہنچے. ہاں جی وکٹم, کیونکہ یہ تو اب جیسا آپ نے کہا 120 دن میں ہی یہ ٹائم فریم جو دیا گیا ہے, so that it is completed and the person who is aggrieved gets the benefit of this legislation. جی جیسا آپ ڈالسا کے سیکریٹری ہیں, آئے دن آپ ورک شاپس کنڈکٹ کرتے ہیں, جیسے یہ ترمیمیں آئی گئی ہیں, لائی گئی ہیں اس ایکٹ میں, کیا کچھ ڈالسا کر رہا ہے ان چیزوں کو لے کر, لوگوں کو اویئر کرنے میں, اپنے پینل لائرز کو اویئر کرنے میں, اپنے پی ایل ویز کو اویئر کرنے میں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. 2019 کی جو ججمنٹ ہے اس میں بھی مطلب یعنی کہ جب یہ ترامی بعمل آئی گئی تو یہی کوشش تھی
कि जितने भी लूप होल्स हैं, जहाँ पे भी डिले होता है या जहाँ पे भी परेशानी है, उसको कम किया जाए। लेकिन इस अमेंडमेंट के बावजूद कुछ मसाइल आए जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया गया। ऑनरेबल जस्टिस जे.के. महेश्वरी ने एक बाज़ाब्ता इसमें एक मुकम्मल एक जजमेंट पास की है, डायरेक्शंस पास हुई हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ को कि बेहतर कैसे बनाया जाए। और उस जजमेंट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन ये हैं उन पे भी आयद की गई है। जैसे कि आपने भी अर्ज़ किया कि इसमें ये जो माहौल वहाँ पे क्रिएट होता है, उनको पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। जी। पहले तो इस एक्ट ने, इस अमेंडमेंट वाली एक्ट में जो पुलिस इज़ द फर्स्ट अथॉरिटी, जो पहली अथॉरिटी है जो इस मौके पे जाती है, उसको क्या करना है, उनको ये रिपोर्ट्स, एक तो एफआईआर रजिस्टर करना है, एफआईआर करने के साथ साथ ट्रिब्यूनल को अलग से एक रिपोर्ट भी दायर करनी है। जी। उनको भेजने के साथ साथ उनको इंश्योरेंस कंपनी को भी भेजनी है। इंश्योरेंस कंपनी के साथ साथ ये जो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे इदारे हैं, हमारे इदारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तहसील में हमारी तहसील लीगल सर्विस कमेटी है, यानी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन हमारे लीगल एड क्लिनिक्स भी हैं, यानी वहाँ इनको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज को ये इन्फॉर्म करना है, मतलब एक कॉपी इनको भी फराहम करनी है। हमें फराहम करनी, हमें क्या, हमारा मकसद क्या है कि अगर हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज है, हमारा बाज़ाब्ता एक इसमें एक एक्ट है जिसमें हमें ये लीगल एड जो हमारा है बिल्कुल मुफ्त है उन लोगों के लिए जिनकी निशानदेही एक्ट में की गई है। अगर वो इसमें फॉल करते हैं तो लीगल एड के तौर पर हमें एक पैनल लॉयर उनको असाइन करना है, उनकी मुश्किलों को, उनकी परेशानियों को अज़ाला करने के लिए हमें उसको पैनल लॉयर देना है। वो उसको गाइड करेगा कि कैसे क्या आपकी स्कीम के एक्ट क्या है, आपको जाना कहाँ है, करना क्या है। और अगर मैंने ये अर्ज किया कि जिस जुमरे में अगर वो आता है, तो अगर वो क्लेम पिटिशन उस पैनल लॉयर के जरिए से करना चाहे तो मुफ्त हमें वो उसको वो फराहम वो सर्विस करनी है कि ये इसका एक रोल है। दूसरा रोल इसमें यह है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल, मतलब हमारी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन है, इनमें अगर कोई क्लेम हुई ना, मतलब उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, या मतलब ये है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको पता ही नहीं चला कि किसके खिलाफ ये करना है, यानी कि जो ड्राइवर है उसने एक हादसा करने के बाद वो मौके से फरार हो गया, हिट एंड रन वाला केस। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कोशिश की कि हम इसको तयन करें कि किसने किया है, नहीं कर पाए। एक रीजनेबल टाइम उनको दिया जाता है, नहीं कर पाए। तो उसमें अगर वो विक्टिम हमें अप्रोच करता है, हमें लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्रोच करता है, तो हमें उसकी ये जो इसमें बाज़ाब्ता एक गवर्नमेंट की स्कीम है हिट एंड रन केस के लिए, उसके लिए अलग से स्कीम बनी है जी। उसके लिए अलग से एक मतलब इंक्वायरी, क्लेम्स इंक्वायरी ऑफिसर होता है, वहाँ हमें उसको पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। और इसके साथ साथ ये मतलब ये जैसे कि मोटर, अगर हम इसमें डेटा देखेंगे कि पिछले जो हम हिट एंड रन केसेस में कुछ 600 अमवात, 600 से ज़ायद कुछ अमवात हुई है 5 सालों में, यानी हिट एंड रन ज़्यादा केसेस है। हिट एंड रन केसेस में 600 से ज़ायद कुछ अमवात हुई है 5 सालों में, जिन्होंने क्लेम किया हुआ है जी। और इसमें साथ साथ इंजरीज कुछ 120 की, मतलब जो क्लेम्स उन्होंने फाइल किए हैं, यानी कि लोगों में इन स्कीम्स के बारे में पता नहीं बेदारी नहीं है, लोगों को अवेयर नहीं है। तो इन चीज़ों को मतलब से को लोगों तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम वहाँ पे जाते हैं। इन मतलब ये जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे मोटर व्हीकल्स हैं, हम इनकी स्कीम्स को लोगों तक पहुँचाते हैं। और पहुँचाने के साथ साथ अगर वो हमारी भी रुजू करते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि उनका मतलब सही रास्ता दिखाया जाए, उनको ये बताया जाए कि आपको कहाँ से क्या रिलीफ मिल सकता है और कहाँ कैसे अप्लाई करना है जी। उमैर साहब, हम जानेंगे कि जैसे कि आप भी पैनल लॉयर हैं और आप पे भी कुछ ड्यूटीज जो हैं आयद हैं, अगर ऐसा कोई क्लाइंट या ऐसा कोई लिटिगेंट आपके पास भी आता है तो कैसे आप उस लिटिगेंट को इन डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बताते हैं, या कैसे आप बेदारी लाते हैं ऐसे लोगों में? जैसा आपने कहा, पहले ही वर्कशॉप्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, जहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाता है कि जो स्कीमें हैं उनका कैसा हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जी। तो रही बात, अगर कोई आपको कोई अप्रोच करता है हाई कोर्ट में रिगार्डिंग कि केस फाइल करना है, और जिसने हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अप्रोच
किया होगी, यानी नीचे अगर ट्राइब्यूनल में उनका कोई डिसाइड हाँ, हुआ है, अब decide अगर हुआ वो है, अपील में हाँ, आना चाहे, अगर वो अपील में आना चाहिए तो बिल्कुल हम उनको मुफ्त प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम कानूनी हाँ इमदाद। कानूनी जो भी है उसको वो मुफ्त प्रोवाइड किया जाता है, मगर वो उस दायरे में आना चाहिए कि हाँ कि जो लीगल मुफ्त सर्विस इमदाद हाँ उसको मिल सकती है। मुफ्त इमदाद उसको मिल सकती है, और कानूनी भी केस भी हम उसका फाइल मुफ्त ही करते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बिल्कुल सब उसके लिए मुफ्त हमने रखा है। जैसे कि जैसा आपने बताया कि जो लेटेस्ट तरमीमें हुई हैं, उस तरमीमों के बाद एक टाइम फ्रेम किया गया है जी मैम, ऐसी लिटिगेशंस के लिए, क्या हाई कोर्ट के लिए भी, अपील के लिए भी एक बाज़ाब्ता टाइम फ्रेम है? टाइम फ्रेम तो देखिए हाई कोर्टों में आप देखिए पेंडेंसी ऑफ केसेस क्या है, वो तो पहली बात। दूसरी बात ये तो इप्सो फैक्टो ये है कि ये एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, इसमें हम कहीं कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा जैसे डिफेंस जैसे बाकी केसेस रहे, ये एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, इसमें यही कोशिश रहती है कि ये जो विक्टिम है उसको जल्द से जल्द जो हम वो मुआवजा दे सके, हाँ, अगर वो एंटाइटल्ड है जी। जी। जैसा हम चाहेंगे कि एक जॉइंट जो हमारे नाजरीन की तरफ हो हमारे प्रोग्राम के हवाले से इस एक्ट को लेकर। इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो हमारी नाजरीन है, मेरा तो जो मैसेज है वो यही रहेगा कि जो सरकार की स्कीमें हैं इनका मतलब भरपूर फायदा उठाया जाए। वाकई तौर अमल तब होगा जब लोग इनका फ़ायदा उठा सकें। उस लोगों के फ़ायदे के लिए ही हमारे मतलब जो प्रोग्राम्स होते हैं, मकसद यही होता है कि लोग बेदार रहे, लोग जानकार रहे। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से भी मेरा यही प्रोग्राम है कि लोग अपने हकाइक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानकार रहे, बेदार रहे। जी, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाजरीन, आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से इस एक्ट को बयां किया गया और कैसे इस एक्ट में जो जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं उन लोगों के लिए जो कभी हादसे का शिकार होते हैं। हमें चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर अपने जो भी लवाज़िमात हैं गाड़ियों के वो पूरे करें, और खुदा न खास्ता अगर कहीं किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है तो अपने नज़दीकी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो भी क्लिनिक है, जो भी ऑफिस है, वहाँ उनके साथ हम राब्ता करें अगर हमें कहीं कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कि हमें आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। नाज़रीन, ऐसे ही कुछ और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।